हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? कल की वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे, बताइए। कल की वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे? कल की वीडियो में हम लोग घातांक के बारे में सीखे थे, ठीक है। और हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी बताए थे, आप लोग याद किए होंगे और आप लोग को समझ में भी आया होगा। घातांक किसे कहते हैं? घातांक में क्या बताया गया था कि किसी संख्या को यदि उसी संख्या से एक या एक से अधिक बार क्या गुणा किया जाए तो उसका गुणा ही उसका क्या होता है, घातांकीय रूप होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से एक या एक से अधिक बार गुणा किया जाए तो वह उसका उसका गुणा ही क्या उसका घातांकीय रूप होता है, ठीक है। जैसे बताए थे वहां पे क्या, जैसे 2 है, ठीक है। यदि इसको हम 2 से गुणा किया जाए तो ये क्या हो, 2 की घात 2 हो जाएगा। ये इसका क्या घातांकीय रूप है। यदि इसी को हम क्या मान लीजिए 4 बार गुणा कर रहे हैं तो क्या 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो यही उसका मतलब किसी संख्या को यदि उसी संख्या से एक या एक से अधिक बार गुणा किया जाए तो उसका वह गुणा ही क्या उसका घातांकीय रूप होता है, ठीक है। तो हमने देखा ये इसका क्या घातांकीय रूप है। और क्या बताया गया था कि जिस संख्या को गुणा करते हैं, जिस संख्या को हम एक या एक से अधिक बार गुणा कर रहे हैं उस संख्या को आधार कहते हैं, ठीक। और उस संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं वह उसकी क्या होती है, घात या उसका घातांक होता है। इतना हमने बताया था, सबको समझ में आया होगा। अब उसके आगे हम वर्ग और वर्गमूल, आज का टॉपिक हमारा क्या है, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। आइए इसके बारे में समझते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। और ना लाइक आता है ना कमेंट आता है। तो आप लाइक किया करिए, लाइक करेंगे कमेंट करेंगे, उससे क्या हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। हमको उससे एनर्जी मिलती है। तो हम और जोश और ऊर्जा के साथ क्या नए नए टॉपिक को लाते रहेंगे। और आप कमेंट भी करिए कि यदि आपको कैसा वीडियो चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप बताइए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। बस आज के लिए यही आपके लिए विशेष सूचना थी। और अब हम आगे आज का टॉपिक देखते हैं, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। आइए जानते हैं वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। जैसे सबसे पहले आप वर्ग की परिभाषा ही देखिए, ठीक है। यदि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से, ठीक है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो गुणा कीजिए, मान लीजिए आप 2 है, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। मतलब यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, कई बार गुणा करने की बात नहीं कर रहा है,
एक ही बार गुणा करने के लिए, मान लीजिए 2 × 2 है तो इसको क्या 2 की घात 2 लिखेंगे। मान लीजिए 3 × 3 हो तो क्या लिखेंगे इसको 3 की घात 2। यही इसका क्या है वर्ग है, ठीक है, ये इसका क्या है वर्ग है। 2 की घात 2 हो गया। मान लीजिए 4 × 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की घात 2, क्योंकि हमने घातांक आपको समझाया था। यदि 2 बार गुणा है तो उसकी घात 2 लिखते हैं, 3 बार गुणा है तो उसकी घात क्या 3 लिखेंगे। यदि समान संख्याओं का 5 बार गुणा है तो उसकी घात क्या 5 लिखेंगे। यदि समान संख्याओं का गुणा n बार है तो उसकी घात क्या हो जाएगी n हो जाएगी, ठीक है। तो 2 बार था तो हमने 2 का स्क्वायर, ये भी 2 बार था तो 3 का स्क्वायर लिखा, ये भी 2 बार था तो फिर 4 का स्क्वायर लिखा गया। यही इसका क्या है वर्ग। आइए इसको हम वर्ग के माध्यम से समझते हैं। जैसे 1 स्क्वायर है ये, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए जैसे हमें 2 का स्क्वायर देखना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक। तो ये क्या है देखो 1 2 3 4, ठीक, ये स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर किया गया कितना आया 4 आया। तो कितने वर्ग है 1 2 3 4, 4 स्क्वायर आया ना। ऐसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होगा। 3 × 3 स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार गुणा होगा उसका, 3 × 3 कितना 9 आएगा। तो ये देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 का स्क्वायर क्या है 9। ये एक स्क्वायर था पहले, एक वर्ग था। अब इसमें हमने क्या किया इसकी साइड कितनी थी 3 थी। तो हमने 3 का स्क्वायर किया तो कितना ही स्क्वायर बन गया इसमें 9 का। तो 9 स्क्वायर बन गए, 9 वर्ग बन गया क्यों। तो मान लीजिए इसकी साइड क्या है 4 है। वर्ग का एक साइड कितना होता है 4 4 होता है। ये यहाँ कितना था यहाँ 3 3 था। एक साइड कितना था 3 3 था, ठीक। तो अब इसको जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। देखिए 4 इकाई का ये स्क्वायर था, ठीक है। तो हमने उसका स्क्वायर किया तो कितना आएगा 16 आया। देखो इसमें 16 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 स्क्वायर बन गया कि नहीं। 4 इकाई का स्क्वायर था, हमने उसका स्क्वायर किया जब तो कितने 16 स्क्वायर बन के आ गए। देखिए 16 स्क्वायर बन गए। और इसकी एक एक भुजा देंगे तो क्या एक एक का आएगा, एक एक यूनिट की, ठीक, एक एक इकाई की। आया समझने की नहीं, स्क्वायर समझ में आ गया। यदि हम किसी संख्या का क्या उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उसका क्या होता है वर्ग होता है। अब कुछ पॉइंट आपके लिए नोट किया गया है, ठीक है। ये देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग, ठीक है। शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती है। धनात्मक पूर्णांक
प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, धनात्मक पूर्णांक को क्या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। क्यों? धनात्मक पूर्णांक जो है उसी को क्या, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसी को धनात्मक पूर्णांक के नाम से भी जाना जाता है। तो शून्येतर का मतलब क्या समझते हैं, बताइए। शून्येतर का अर्थ आप लोग क्या समझ रहे हैं? शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो। शून्येतर का मतलब क्या होता है? जो शून्य ना हो उसी को क्या बोलते हैं? शून्येतर। जो शून्य ना हो ऐसे पूर्णांकों का वर्ग कह रहा है कि शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग, मतलब ऐसे पूर्णांक जो शून्य ना हो उन पूर्णांकों का यदि हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक आएगा। धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। ठीक है, जैसे पूर्णांक आपको एक वीडियो हमने बनाया था, उसपे आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य और सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सब कुछ उस पर बताया गया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। पूर्णांक क्या कहते हैं? पूर्णांक इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे क्या है? पूर्णांक है, मतलब सभी धनात्मक सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। मतलब पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, जीरो आएगा, और धनात्मक संख्याएं आएंगी। तो उन सबका यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन के आएगा? धनात्मक पूर्णांक ही तो बन के आएगा। -3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या 9 बन के आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 4 बन के आएगा। ऐसे 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 0 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 आएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 9 आएगा। तो ये जो आ रहा है, पहले पॉइंट में आपका इसका स्क्वायर नहीं करना है। -3 ये 9 आया, इसका स्क्वायर 4 आया, इसका 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, वो सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, शून्येतर पूर्णांक जो शून्य ना हो उन पूर्णांकों का यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या आएंगे? धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं कि नहीं? देखिए 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक ही तो है। धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया। अब हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। दूसरे पॉइंट में शून्य का वर्ग शून्य होता है। यदि हम शून्य का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? शून्य ही आएगा। क्यों? आ रहा समझ में? अब तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है परिमेय संख्याओं के वर्ग। परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय अथवा भिन्न होते हैं। यदि हम परिमेय संख्याओं का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? वो धनात्मक परिमेय अथवा भिन्न आते हैं। मान लीजिए, और परिमेय संख्या में हमने बताया है कि सभी पूर्णांक जो हैं वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक भी वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या। जैसे शून्य है, ये भी क्या परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको 0/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या। 5 है, 5 को हम क्या 5/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख रहे हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। तो 5 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। -2 है, जैसे ये भी क्या है? इसको हम -2/1 लिख सकते हैं, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो कह रहा परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय संख्याएं अथवा भिन्न होते हैं। अब मान लीजिए 1/2 है, ये भी तो परिमेय संख्या है। अगर ये इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अभी हम कल फार्मूला बताए थे, अगर इस तरीके से है कोई चीज तो ऊपर जो संख्या उसका भी स्क्वायर होता है और जो नीचे है उसका भी स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि ऊपर जितनी घात है वो अंश पर भी वही घात लगेगी और हर पर भी वही घात लगेगी। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? धनात्मक परिमेय संख्या मिली। मान लो -1/3 का कर रहे हैं या -2/3 का कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए -2/3 है, ये भी तो क्या है? परिमेय संख्या है। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या, इसको तो -2 का स्क्वायर होगा और बटे 3 का स्क्वायर। कल हम घातांक जो बता रहे थे उसमें हम तमाम फार्मूले बताए हैं।
यदि इस टाइप से है, इसका घात लगा है, तो वो अंश पर भी वही घात लगेगी और वही हर पर भी घात लगेगी। तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। और ये भी बताए थे यदि कोई संख्या ऋणात्मक है और उसकी घात क्या हो जाए, सम हो जाए, तो क्या होता है, प्लस में आता है। अगर विषम घात रहती तो क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। पूर्ण संख्याएं अथवा पूर्ण वर्ग संख्याओं की जांच। पूर्ण वर्ग संख्याओं की जांच कैसे करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, कैसे करेंगे, आइए करते हैं। तो इसका नियम देख लीजिए, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से, ठीक, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद यदि उनमें से कोई अभाज्य संख्या, उसमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्या कहा गया, यदि कोई संख्या दी गई है तो उसका पहले आप क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कर लें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा जो समान है उनका जोड़ा बनाने के बाद यदि उनमें कोई संख्या शेष नहीं बचती है, कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बचता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। जो संख्या दी है उसका पहले आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाने के बाद, ठीक है, यदि उनमें से कोई संख्या, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं बचता है, समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाने के बाद यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं बचता है, तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, मान लीजिए 441, इसको हमें चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो इसका पहले आप क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो किससे कटेगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, देखिए 3 से कट रहा है, 3 1 के 3, ठीक है, एक बार जा रहा है, फिर 1 आएगा 14 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12, ठीक, 3 चौक 12, 2 आएगा, 1 3 से तो 21 आ जाएगा, फिर 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 चौक 12, 2 आएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 3 9 27, ठीक, 3 से कट गया। अब देखिए किससे कट रहा है, 7 से, 7 7 49, क्यों, 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब यही अभाज्य गुणनखंड, अब क्या कह रहा था, समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाए, समान ये भी है, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब कोई शेष बचा है इसमें जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बचा है, तो इसको क्या कहेंगे कि 400, इसको क्या बोलेंगे कि जो 441 है ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आया समझ में कि नहीं, हमने चेक किया कि पूर्ण वर्ग, पहले तो उसका क्या अभाज्य गुणनखंड किया गया, अभाज्य गुणनखंड में हमने समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाया, ये बन गया। अब इसमें कोई शेष अभाज्य गुणनखंड नहीं बचा है, तो इसलिए क्या कहेंगे कि 441 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए एक और संख्या कोई चेक करते हैं, कैसे चेक किया जाएगा। मान लीजिए 160 है, ठीक, 160 पे आपको चेक करना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कितने से कटेगा, 2 से पहले काटिए, 2 से काटा है 2 8 16, फिर कितना 2 से कटेगा, फिर 2 चौक 8, फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 1 के 2 10 आ गया, फिर 2 से, 2 पंचे 10, फिर 5 से, ठीक। अब इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड कितना हमारा है, हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 बार है ये, ठीक, और गुणे 5। अब देखिए इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बन गया। क्या क्या है कि किसी संख्या का पहले हम क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें समान खंडों के जोड़े बना लेंगे। समान खंड क्या था, समान अभाज्य गुणनखंड जो थे यही है। तो इसमें देखिए 2 2, इसका ये समान खंड है, तो इसका हमने जोड़ा बनाया। फिर अब इसमें देख रहे हैं कि ये 2 बच रहा है और 5 बच रहा है, क्या अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 और 5 बच रहे हैं जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, इसलिए एक कैसी संख्या है, इसलिए लिख देंगे कि 160 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आया समझ में कि नहीं? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आया? एक 160 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके हम आगे चेक करते हैं। ये तो हो गया चेक करना। अब हम इसमें एक और देखते हैं। ठीक है, आइए देख सकते हैं। इसमें अगला पॉइंट हमारा है सम तथा विषम संख्याओं, सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता। सम तथा विषम, सम तथा विषम संख्याओं के, सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता, वर्गों की विशेषता। ठीक, आइए देखिए सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों की क्या विशेषता है, इसको आइए समझते हैं। ठीक, जैसे 2 है, ये सम है कि नहीं? अगर इसका हम क्या करें, वर्ग करें। 2 क्या है, कैसी संख्या है? 2 सम है। 2 कैसी संख्या है? सम है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है? 4। ये भी क्या है, सम संख्या है कि नहीं? बताइए। 2 हमारा सम संख्या था, हमने स्क्वायर किया, क्या सम आया? मान लीजिए 8 है, 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना होगा? 64। ठीक, ऐसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक, तो कितना आएगा? 100 आएगा। 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आएगा? 144 आएगा। तो ये क्या देख रहे हैं आप? यदि हम सम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो क्या होता है? वो सम संख्या ही आती है। यदि हम सम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो क्या सम संख्या ही आएगी। ठीक है, अब विषम संख्याओं का देख लीजिए। मान लीजिए 3 है, ठीक, विषम संख्या देख लीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। मान लीजिए 5 है, 5 भी क्या है? विषम संख्या है। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25। ठीक, फिर मान लीजिए 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49। ठीक, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1। क्यों? तो हम देख रहे हैं कि यदि विषम संख्याओं का वर्ग करते हैं, विषम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो जो गुणनफल आ रहा है, ठीक है, वो क्या है? विषम संख्या ही है। तो इसकी विशेषता समझ में आया। यदि हम सम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी, यदि हम विषम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।